ठीक है, तो ऊष्मा एक ऐसा ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत भी क्या था, ऊर्जा था। वैसे ही ये भी ऊष्मा भी एक एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। तो ऐसा ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतरण के कारण बहता है। अगर गर्म है, गर्म को ठंडे चीज से सटाओगे तो क्या होगा, गर्म से ठंडे की तरफ बहेगा। जैसे गर्म तवा हाथ में कभी सटा ही होगा ना सबके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज के जमाने में कोई लड़का ये नहीं ना बोलेगा कि नहीं सर हम तो किचन गए ही नहीं है, हम तो नवाब ही हैं। तो सब कोई आजकल सब बराबर है, सब कोई वो करता है, खाना बनाता है, लड़का भी लड़की भी। तो तावा पे टच करने से, गर्म तावा पे क्या होता है, हाथ में जलता है। क्योंकि क्या होता है, ऊष्मा जो है, ऊष्मा ऊर्जा कहां से, तवा से मेरे हाथ पे आता है, जिसके कारण अचानक से उतना ज्यादा ऊष्मा आ जाता है तो उससे जल जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो ऊष्मा। ऊष्मा वह ऊर्जा है, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण, केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, और कोई बोलो एसआई यूनिट इसका, ऊर्जा का, ऊष्मा ऊर्जा का, जूल। वेरी गुड अंजलि कुमारी, जूल होगा। ठीक है, इसका केल्विन नहीं है, केल्विन जो है तापमान का है। देखो एग्जाम में ये गलती बहुत लोग करता है, ऊष्मा का जो एसआई यूनिट है वो जूल है। बाकी एक और यूनिट, मतलब और भी बहुत सारा यूनिट है, जैसे अर्ग हो गया, कैलोरी हो गया, ये सब ऊष्मा का यूनिट हो गया तुम्हारा। कैलोरी हो गया, ठीक है, जूल हो गया, ठीक है, अर्ग हो गया, ये सारा ऊष्मा का हो गया। लेकिन तुम्हारा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों जो है तुम्हारा टेम्परेचर का यूनिट है, ऊष्मा का नहीं है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का एक मिनट स्पेलिंग हमको चेक कर लेना, गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ताप। ये लिख लिया ना, एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ताप। ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है, ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की, जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है, दिशा का बोध होता है। यहां पे एच भी होगा, अब आई थिंक सही है। फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ताप एक ऐसा ऊष्मीय अवस्था है, मतलब ऐसा ऊष्मा का अवस्था है जिससे कि कहां से कहां ऊष्मा बहेगा, ये ताप के कारण। जैसे हम बोले ना कि तवा से जो तुम्हारे हाथ में बह रहा है, तो इसका मतलब तवा का जो तापमान है वो क्या है, अधिक है, और जो हाथ का तापमान है वो कम होगा। उल्टा भी होता है, जब ठंडे चीज को छुओगे तो तुम्हारे हाथ से ऊष्मा ठंडे चीज में जाएगा। ठीक है ना, तो ताप वह ऊष्मीय अवस्था है
जिसके कारण कि ऊष्मा के प्रवाह के दिशा का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो इसी में, ऊष्मा सदैव, ऊष्मा सदैव किससे किस में जाएगा, अधिक से कम में या कम से अधिक में? हाँ वेरी गुड, अधिक ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है, होती है। कम ताप वाली वस्तु कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया, अधिक से कम की ओर जाएगा। स्पेलिंग एक बार फिर से हम अपडेट कर दिए हैं, ये फाइनल स्पेलिंग हमें नेट से चेक कर लिए, इसमें हमेशा हमको कंफ्यूजन रहता है, फ़ारेनहाइट अगर कोई इंग्लिश में लिख रहा है तो इसका स्पेलिंग ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ताप मापन मतलब क्या हुआ, जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं, ताप मापन, या जिस स्केल के थ्रू हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ताप मापन में लिखो, ताप की माप, ताप की माप ताप मापी से की जाती है, ताप मापी से की जाती है। फुल स्टॉप। विभिन्न ताप मापियों में, विभिन्न ताप मापियों में निम्नलिखित पैमाने उपयोग में आते हैं, निम्नलिखित पैमाने उपयोग में आते हैं। देखो ताप हम समझ गए कि क्या है, उसका ऊष्मीय अवस्था बताता है, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, मतलब ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो। अब भाई हम ये बोल रहे हैं कि हाइयर, उसमें तो दिख रहा है कि गर्म तवा पे छू रहे हैं उस एग्जांपल में, लेकिन पता कैसे चलेंगे कि एग्जैक्टली कितना गर्म है? ठीक है, कोई भी चीज एग्जैक्टली कितना गर्म या कितना ठंडा है वो कैसे करेंगे, वो हम लोग करेंगे ताप मापी का यूज करके। अब ताप मापी मतलब जैसे थर्मोमीटर हो गया तुम्हारा, उसके थ्रू यूज करके करेंगे, लेकिन यूज करके उसके करेंगे तो उसमें बहुत सारे पैमाना होता है, जैसे सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, अलग अलग पैमानों से नाप सकते हैं। उसमें से ये तीन जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले हो गया, पहला लिखो सेल्सियस पैमाना। तो अब समझ में है, जो पहले केल्विन तुम बोल रही थी, केल्विन जो है वो एक्चुअली ये सारा जो है ये ताप का है, यानी टेम्परेचर का है ये सारा यूनिट। ठीक है, और ये जो हम बोल रहे थे ये सारा हीट है, यानी उष्मा का है। डिफरेंस समझ लो ना, एग्जाम में इससे कंफ्यूज करता है। इनफैक्ट बीपीएससी अभी 2-3 साल पहले ही हम पूछा था कि उसमें उष्मा का कौन सा यूनिट है, और सारा दिया हुआ था, और जूल, कैलोरी ऐसे करके, और टेम्प इसमें से भी एक दिया हुआ था, इन तीनों में से। तो बहुत लोग इन तीनों में से भी लेके कंफ्यूज कर गए थे। ठीक है, कौन सा नहीं है शायद पूछा था, क्योंकि एक साथ सब दिया, ऐसे ही मोर देन अबव हो गया आंसर, लेकिन वैसा नहीं था। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन नहीं है, तो नहीं है ये डिग्री सेल्सियस वाला आंसर था। 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो पहला लिखो, पहला पैमाना हो गया तुम्हारा क्या, ताप का एसआई मात्रक, ताप का तुम्हारा एसआई मात्रक केल्विन होता है। लेकिन बहुत सारे पैमाना यूज होता है। पहला पैमाना लिखो सेल्सियस पैमाना, ताप के सेल्सियस स्केल पर
ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। मतलब क्या हुआ कि सेल्सियस पैमाना जो है ऐसा पैमाना है जिसमें कि अगर 0 डिग्री जो वैल्यू मानेंगे हम, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सी जब वैल्यू मानेंगे, इसका मतलब इस टेम्परेचर पे, इस तापमान पे जो है बर्फ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और जल जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। जो पिघलने का चीज होता है उसको गलनांक बोलते हैं, और जो वेपर मतलब लिक्विड अवस्था से तुम्हारा गैस अवस्था में जो जाने बोलते हैं, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, उसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। तो सेल्सियस पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसमें 0 पे गलना होता है बर्फ का, और 100 पे बर्फ पानी का वेपर बनना होता है। तो वैसा पैमाना जिसमें 0 और 100 ये है, तो इसी जो पैमाना डिसाइड होता है, इसी से डिसाइड होता है कि उसका बर्फ का और पानी का गलनांक और क्वथनांक क्या है। तो इसका 0 और 100 ऐसे स्केल पर चल रहे हैं तो उसको हम लोग सेल्सियस स्केल बोलेंगे, मतलब वो 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा सेकंड, लिखो केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना में लिखो, केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक, केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, 273 केल्विन को कैपिटल के से भी लिखते हैं। केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक 273 केल्विन तथा जल का क्वथनांक, तथा जल का क्वथनांक 373 केल्विन अंकित होता है, अंकित होता है। पीछे से लिख लेना बाद में, ठीक है। अतः, गैप छोड़ दो 2 लाइन। अतः केल्विन पैमाने पर ताप अतः केल्विन पैमाने पर ताप इज इक्वल टू, मतलब ये साइन बनाना, इज इक्वल टू सेल्सियस पैमाने का ताप, सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस, क्या होगा, प्लस प्लस कितना वैल्यू लिखेंगे यहां पे, कितना, 0। फिर प्लस क्यों करेंगे, फिर 0 तो फिर तो बराबर हो जाएगा, फिर सेल्सियस पैमाना बराबर केल्विन पैमाने। बताओ, ऑनलाइन कोई बताओ। 273 केल्विन नहीं, 273 ऑलरेडी हम लिखे हुए ना, प्लस 273। हम बेसिकली क्या बोले हैं, इसको शॉर्ट में हम फॉर्मूला में लिखे अगर, तो K इज इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, आया ऑनलाइन, 3-4 आंसर आया है। ठीक है, अब फायदा नहीं, अब आंसर देखें। 273 हम बोल दिया, उसके बाद लिखो मत लिखो। ठीक है, देखो ये क्यों हुआ, बर्फ का गलनांक सेल्सियस पैमाने पे कितना है,
0 और केल्विन पैमाना पे 273, मतलब वहां पे जो 0 डिग्री काम हो रहा है वो केल्विन पे 273 पे हो रहा है। अब फिर आ जाते हैं, बर्फ का क्वथनांक सॉरी पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पे कितना है 100 डिग्री सी, और यहां पे कितना है केल्विन में 373। 100 और 373 को घटाओगे मतलब तो कितना होगा 273, मतलब 273 के डिफरेंस पे चल रहा है। मान लो कि अगर डिग्री सी में टेम्परेचर जो है 23 दिया है तो केल्विन में निकालने बोलेगा तो कितना हो जाएगा 23 नहीं 27, सॉरी 27 मान लो 27 दिया तो कितना हो जाएगा। अगर बोल रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस में जो है टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सी है तो केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा इसका, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या लगाना है। सी का वैल्यू हम दिए हुए हैं, के का वैल्यू हम पूछ रहे हैं, तो कितना होगा ए इज इक्वल टू सी प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा ना ये, मतलब 273 जो है केल्विन का पैमाना जो है वो 273 आगे चलता है सेल्सियस पैमाने से। अगर डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सी हो रहा है तो केल्विन पैमाना में 274 हो रहा है। डिग्री सी में अगर 0 है इसका मतलब केल्विन पैमाना से उसी चीज को नापेंगे तो वो 273 केल्विन होगा। 2 डिग्री सी होगा तो 275 होगा, 100 डिग्री सी है अगर तो 373 हो जाएगा सीधा उसमें, मतलब हर 273 जोड़ने से केल्विन पैमाना आ जाएगा। भी नहीं समझ में आया ये बात, आ गया ठीक है। 300 आया है बहुत लोग का आंसर, नहीं समझ में आ रहा तुमको। डिग्री सी में मान लो जो भी टेम्परेचर डिग्री सी में है उसको अगर हम बोले केल्विन पैमाना पे कितना डिग्री के है, कितना केल्विन टेम्परेचर है, तो उसमें 273 जोड़ देना है बस। ये बात समझ में आया, ये फॉर्मूला है और हम तुमको लिखवाए भी है ना, केल्विन पैमाने पर ताप इज इक्वल टू सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273, क्योंकि 0 डिग्री सी पे बर्फ गलता है और 273 पे गलता है, और उसमें 100 डिग्री सी पे गलता है और इस पे 373 पे गलता है। इसका मतलब दिख रहा है कि हर केस 273 का जो है डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए ये निकाला गया कि 273 के आगे चलता है केल्विन पैमाना। तो कल जो हम एग्जाम्पल में याद होगा हम लोग जब लास्ट टॉपिक पढ़े थे सुपर कंडक्टर का, तो हम उसको 4.2 केल्विन 7.1 केल्विन ये सब वैल्यू निकाले थे। ये एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, हम अगर एक्चुअल मतलब ये भी एक्चुअली है, मतलब डिग्री सेल्सियस में, जैसे हम लोग तो डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं कि रूम का टेम्परेचर आज 24 डिग्री सी हो गया है, आज थोड़ा गर्मी ज्यादा है आज 32 डिग्री सी हो गया है, आज थोड़ा ठंडा ज्यादा है आज 16 डिग्री सी हो गया, ऐसे ही हम बात करते हैं ना, हम लोग तो रूम टेम्परेचर डिग्री सी बात करते हैं। और ये 4.2 केल्विन बोले थे, मतलब उसको डिग्री सी में अगर करेंगे तो कितना कर देंगे, डिग्री सी हो जाएगा केल्विन माइनस 273, मतलब 4.2 माइनस 273, इसको मान लो राउंड ऑफ करके 4 पकड़ ले तो ये हो जाएगा 269 माइनस 269 डिग्री सी। चलो कितना लो टेम्परेचर है, यहाँ 0 डिग्री सी में हालत खराब हो जाता है और हम बोल रहे हैं माइनस 269 डिग्री सी, कितना लो हो गया ये, जो कल का एग्जांपल सुपर कंडक्टर बोले थे। इसीलिए हम बोले थे कि रियलिस्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना क्लोज इनफ आ पाए। ये बात समझो ऑनलाइन में सब लोग जो हम बोले हैं कल, जो हम लोग एग्जांपल दे रहे थे 4.2 केल्विन, वो एक्चुअल में इतना कम टेम्परेचर है, ये 269 डिग्री सी, मतलब एग्जैक्ट बोलो 268.8 डिग्री सी, तो माइनस यहां 0 डिग्री सी -1 -2 में सबका नानी याद आ जाता, और तुम माइनस 268.8 बोल रहे हो, मतलब सो कितना ज्यादा है वो सुपर कंडक्टर बनने के लिए। कल जो अति चालक बनने के लिए इतना टेम्परेचर जाना पड़ रहा था ना, तो इसीलिए ये टेम्परेचर जो अचीव करना है बहुत टफ होता है। और जो -273 डिग्री है, -273 डिग्री सी, ये जो है तुम्हारा एक्चुअली 0.15 भी है, लोग राउंड ऑफ कर देता है, यही तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं जो 0 केल्विन के बराबर होता है। इसमें तुम्हारा उष्मीय अवस्था एकदम खत्म हो जाता है, इसको अचीव करना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है 0 केल्विन। इसमें सारा मैटर जो है एग्जिस्ट करना, वो जो है मतलब इस टेम्परेचर को एग्जिस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मैटर का वाइब्रेशन 0 हो जाएगा एकदम। हीट होता है तभी ना मैटर में वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, जैसे जैसे हीट बढ़ता है वैसे वैसे कंपन बढ़ता है, तो इतना कम हो जाता है कि मॉलिक्यूल का कंपन खत्म हो जाता है। तो रियलिस्टिकली ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं वो 0
केल्विन मतलब कि डिग्री सी में हो गया 273.15 भी, जिसको लोग वो कर देता है माइनस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 केल्विन का। ठीक है, नेक्स्ट लिख फ़ारेनहाइट इसकी पैमाना, ये 0.15 ध्यान रखना, एक्चुअल में जो है 0.15 है। हम लोग के लिए यहाँ पे फॉर्मूला में भले 273 लिखवाएं, लेकिन ये जो 0 केल्विन जो है वो -273.15 डिग्री सी है। अगर 0.15 वाला ऑप्शन हो तो यही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। ठीक है, लेकिन 15 को राउंड ऑफ करोगे तो -273 हो जाएगा ना। ये 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये इधर यही हो जाएगा ना, तो वापस से नहीं बन जाएगा अगर डेसिमल हटाएंगे, तो इसीलिए 273 बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बोला जाए तो वो -273.15 होता है 0 केल्विन बराबर। ये लिख लेना, ये भी एग्जाम में तुम्हारा पूछ रहा है। बात समझ में है ये वाला? नेक्स्ट लिखो फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पैमाने पर बर्फ का गलनांक, इस पैमाना पर बर्फ का गलनांक 32 डिग्री एफ 32 डिग्री एफ तथा जल का क्वथनांक तथा जल का क्वथनांक 212 डिग्री एफ अंकित होता है। जैसे वहां पे सेल्सियस में 0 और 100 था, केल्विन में 273 और 373 था, वैसे ही यहां पे 32 डिग्री एफ और 212 डिग्री एफ होता है। तो मतलब सेल्सियस से जैसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे सेल्सियस से इसमें भी कन्वर्ट कर सकते होंगे। तो उसका फॉर्मूला के लिए लिखो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों में संबंध C/5 इज इक्वल टू F-32/9। C/5 मतलब अगर सी में दिया है, तुमको एफ में कन्वर्ट करना है, तो यहां सी का वैल्यू पुट कर दो, इस फॉर्मूला पे लगा दो। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है और उसको सी में करना है तो ऐसे कर दो। मान लो केल्विन में दिया और तब फ़ारेनहाइट में करने बोले तो क्या होगा? केल्विन से क्या करोगे? पहले पहले केल्विन से सेल्सियस में कर दोगे और तब फिर इस फॉर्मूला में लगाओगे। मान लो वैल्यू तो है तुम्हारा केल्विन में दिया है और बोला है डिग्री एफ में वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? केल्विन से पहले डिग्री सी में निकालोगे। कैसे? 273 प्लस सी इज इक्वल टू सॉरी डिग्री सी, के इज इक्वल टू तो है तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला सी प्लस 273। तो सी में दिया है तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के माइनस 273। यहां से सी में आ जाएगा, के में अगर दिया है तो सी में आ जाएगा और फिर इस फॉर्मूला से वापस से एफ में आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो? एक क्वेश्चन लिखो, इतना तापमान होने पर डिग्री सेल्सियस, या इसको सेंटीग्रेड भी होता है कहीं कहीं, डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं, तापक्रम क्रम समान रहते हैं।
क्या होगा आंसर? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये समझ रहे हो ना? चलो, सूर्य शर्मा, विजय कुमार महतो, रुदल कुमार, पूजा साहनी। वेरी गुड। गरिमा रॉन्ग आंसर, या तुमसे कुछ छूट गया है गलती से? हाँ, अब सही है आंसर तुम्हारा। क्वेश्चन क्या है ये समझ रहे हो? डिग्री सी जो है और डिग्री एफ कौन से तापमान पे बराबर हो जाता है? तो क्या करोगे? हम बोल रहे हैं डिग्री सी और डिग्री एफ बराबर हो जाता है कौन से तापमान? तो किसी एक को रिप्लेस कर दो, सी के बदले एफ लिख दो या एफ के बदले सी लिख दो और तब कैलकुलेट कर लो। तो आंसर आएगा तुम्हारा, लिख लो यहाँ पे -40 डिग्री सी बोलो या -40 डिग्री एफ बोलो, क्योंकि दोनों सेम है। कौन से तापमान पे डिग्री सी जो है सेंटीग्रेड वाला तापमान और फ़ारेनहाइट वाला तापमान जो है बराबर होता है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। मतलब इस फॉर्मूला में जो है किसी को भी एक जैसा रख दो ना, ये C/5 इजिकल टू F माइनस 32/9 है। मान लो दोनों का F लिख दिया, तो ये F/5 इजिकल टू, या ऐसे कर दो तुम अच्छे से और समझने के लिए, C बराबर F है तो बराबर दोनों का एक ही मान ले लो, X ले लो, तो X/5 इजिकल टू X माइनस 32/9, 9 इधर भेजो, 9X इजिकल टू 5X माइनस 5 या 15 और 5 दूनी 10, 160। ठीक है, 9 में से 5 गया, कितना हो गया? 4। X इजिकल टू माइनस 160, तो X इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 मतलब -40। तो C इक्वल टू F इजिकल टू X इजिकल टू -40, यही आंसर होगा। तो -40 डिग्री C भी बोल सकते हैं हम इसको, -40 डिग्री F भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना ये बात? चलो आगे लिखो। ये उतारना क्यों पड़ेगा, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है? ये अब से घर पे कर लेना, छोड़ दो, जगह छोड़ दो उतना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ताप परिवर्तन के प्रभाव। ये सिंपल मैथ्स है, अगर ये उतारना पड़ रहा है फिर थोड़ा सा मैथ्स पे वर्क करो फिर। ठीक है, ये क्या है? मैथ्स है ना ये। सी और मतलब एफ को एक मान लिए और हो गया उसके बाद बस। हाँ, ये अगर उतार रहे हो तो फिर गलत है, खुद से प्रैक्टिस करो ना, इसी बहाने तुम्हारा मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आता है ना, मैथ्स भी आता है ना, जो भी एग्जाम दोगे उसमें मैथ्स तो आता है, चाहे तुम बीपीएससी दे रहे हो चाहे जो दे रहे हो। मैथ्स का तुम बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चन रहता है। ताप परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है, मतलब तापमान बढ़ाने या घटाने से क्या प्रभाव होता है? भाई ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अवस्था में क्या प्रभाव होता है उसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब अवस्था मतलब कि तुम्हारा सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, या लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था, और गैस अवस्था, ताप बढ़ने या घटने से क्या क्या कैसे कैसे होगा ये हम लोग समझना चाह रहे हैं। तो पहले लिखो, ताप बढ़ाकर ठोस को क्या होगा? ताप अगर बढ़ाएंगे तो ठोस किस में बदल जाएगा? द्रव में। और द्रव किस में बदल जाएगा? गैस में। तो बस ये लिखो, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में। अच्छा, 64th बीपीएससी में ये पूछा था -40 वाला, अरे बहुत पूछा है ये तुम्हारा -40 वाला जो ये क्वेश्चन है, बहुत सारे पीएससी पूछा है। ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में, और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और ताप घटाने से उल्टा हो जाएगा, गैस जो है वो द्रव में बनेगा और द्रव जो है वो ठोस में बनेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला गलन, जिसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग और हिंदी में गलन। वह प्रक्रम जिसमें
वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है गलन कहलाता है। द्रव में परिवर्तित होता है कॉमा गलन कहलाता है। सिंपल है कि मतलब गर्म करने से भाई ज्यादा तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वो अपना अवस्था ठोस अवस्था से किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। इसी को हम लोग गलन बोलते हैं या इंग्लिश में मेल्ट बोलते हैं। और वह टेम्परेचर जिसपे होगा, वह तापमान जिसपे होगा उसको क्या बोलेंगे, गलनांक। जो अभी हम लोग देखे भी थे कि बर्फ का गलनांक डिग्री सेंटीग्रेड में 0 होता है और तुम्हारा केल्विन में वो 273 होता है, फ़ारेनहाइट में वो 32 होता है। ये सारा गलनांक देखे थे ना कि वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था से में द्रव अवस्था में किस क्या बर्फ जो है वो पानी में बन इतने पे, हर कुछ नहीं। जो लोहा है वो उतने पे ही नहीं, 0 डिग्री से जो है पानी नहीं बन जाएगा, लोहा गल नहीं जाएगा। ठीक है, लोहा का गलनांक और ज्यादा है। ठीक है, पानी का गलनांक जो है, बर्फ का गलनांक वो 0 डिग्री से है। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज के लिए गलनांक हर चीज के लिए अलग अलग होगा। जिस भी चीज में ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में जिस तापमान पे बन जाएगा वही तापमान उसका क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। तो इसी में लिखो, वह ताप, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लेना, वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है, कॉमा पदार्थ का गलनांक कहलाता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, ये गलनांक का क्या है बेसिकली, मतलब जो ठोस से द्रव में बदल रहा है उसमें से क्यों हो रहा है, कोई चीज ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है, कुछ चीज टेम्परेचर पे, तो वो क्यों होता है, वो दर्शाता है कि आपस में जो भी ठोस है उसके आपस के जो परमाणु मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, उनके बीच कितना अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वो अपना अवस्था को बदलना नहीं चाहेगा, तो वो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जितना अट्रैक्शन कम होगा वो तुरंत गल जाएगा, तो वो उसका अवस्था है तुरंत वो बर्फ से वो मतलब सॉलिड से वो ठोस से वो लिक्विड में, द्रव में चला जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ का जो अट्रैक्शन वो कम है इसीलिए वो 0 डिग्री सी पे ही वो हो जाता है, पानी में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख भिन्न भिन्न, ये पॉइंट तो समझ गए ना कि अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है गलनांक। कुछ चीजों का एग्जांपल लिख लो, बर्फ का तो 0 डिग्री सी होता ही है। ठीक है, मोम का जो है, मोम 63 डिग्री सी और लोहे का 1535 डिग्री सी। ठीक है, टंगस्टन का होता है 3422 डिग्री सी। ये मेटल में सबसे हाईएस्ट यही होता है टंगस्टन, जो जिसका क्या बना होता है, बल्ब का फिलामेंट। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट, तो इसका हाईएस्ट गलनांक होता है, जो होता है तुम्हारा मेटल में हाईएस्ट 3422 डिग्री सी, मतलब 3422। लोहे का 1535। ठीक है, मोम का 63 हो गया 63, और लोहा का 1535 1535। ठीक है, दिख रहे हो ना कि मतलब जो है 1535 डिग्री पे ले जाए, सॉरी
लोहा जो है वो 535 डिग्री पे ले जाएंगे, तब वो अवस्था को बदल के द्रव में आए। इसका मतलब उसके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच जो अट्रैक्ट वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ उसमें क्वथन। नंबर 2 क्वथन, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से, द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित होता है, कॉमा क्वथन कहलाता है, क्वथन कहलाता है। सिंपल है, समझ में आ रहा है कि भाई गर्म करने से पानी से जो है, लिक्विड से जो है वो गैसीय अवस्था में जाएगा, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाएगा, उसी को क्वथन बोलते हैं। जिस तापमान पे जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, वह ताप जिस पर द्रव उबलता है, वह ताप जिस पर द्रव उबलता है, और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से, और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित होता है, कॉमा द्रव का क्वथनांक कहलाता है। एक चीज देखियो, हम जब गलनांक और क्वथनांक लिखवाए हैं, वहां पे एक हम एक्स्ट्रा वर्ड मेंशन किए हुए हैं। ये तो सिंपल बोल सकते थे ना कि पानी जो है, लिक्विड जो है वो गैस में बन जाएगा, द्रव जो है गैस में, लेकिन वहां पे एक वर्ड एक्स्ट्रा हम लिखवाए दोनों जगह। क्या वर्ड लिखवाए, वायुमंडलीय दाब। क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि दाब बढ़ने और घटने से ये चीज पे इफेक्ट होता है। जैसे कि क्वथनांक जो है, अगर दाब बढ़ा देंगे तो वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आगे पढ़ेंगे, जैसे प्रेशर कुकर का, सिटी प्रेशर कुकर सब लोग देखे हो ना घर पे, तो उससे क्या होता है, पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए अब बढ़ेगा घटेगा जैसे जैसे दाब, तो कोई तो फिक्स होगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, और इस दाब पे जो तापमान रहता है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या गलनांक होगा, क्या क्वथनांक होगा। अगर इस वायुमंडलीय दाब पे है, अगर ठोस जो है द्रव में बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, और अगर सॉरी गलनांक हो जाएगा, और अगर जो है द्रव जो है वो गैस में बदलेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। किस पे, वायुमंडलीय दाब पे। अब अगर बढ़ा देंगे, जैसे ही वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब कर देंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे वाटर का 100 डिग्री सी है ना, अगर प्रेशर कुकर में जो है वो 120 डिग्री सी पे होता है, अप्रॉक्स 120 डिग्री के आसपास होता है प्रेशर कुकर में, क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए एक फिक्स्ड ये लेने के लिए कि फिक्स्ड स्केल होना चाहिए ना, तो फिक्स्ड स्केल लेने के लिए उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय ताप पे देखते हैं। इसमें भी एग्जांपल लिख लो, अल्कोहल का क्वथनांक हो गया तुम्हारा 78 डिग्री सी, अल्कोहल का हो गया तो 78 डिग्री सी। जल का तो पता ही नहीं लिख पा रहे हैं, कितना है, 100 डिग्री सी। और पारा का लिखो 357 डिग्री सी। और फिर से हाईएस्ट टंगस्टन का है 5550।
5550 डिग्री सी। जैसे हम लोग गलन और क्वथन देखे वैसे ही उसका उल्टा होता है संघनन और हिमीकरण। तो तीसरे नंबर पे लिखो संघनन, या इसको द्रवन भी बोलते हैं। उल्टा हो गया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो द्रव से गैस में गया, अब गैस उस पे टेम्परेचर घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैस से द्रव में बन जाएगा, उसी को हम लोग द्रवन बोलते हैं। और अगर द्रव है और टेम्परेचर घटाते गए तो वो क्या हो जाएगा, द्रव से किस में बन जाएगा, द्रव है ऑलरेडी, पानी तो द्रव ही है ना, तो द्रव से वो किस में बन जाएगा, आइस में यानी ठोस में बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग हिमीकरण बोलते हैं। जैसे गलन है उसका उल्टा हिमीकरण हो गया, और जैसे वहां पे क्वथन है उसका उल्टा द्रवन या संघनन हो गया। तो पहले लिखो तीसरे नंबर संघनन, संघनन या द्रवन भी बोलते हैं इसको, या द्रवण। इसमें लिखो शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को, शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करना, द्रव में परिवर्तित करना। फुल स्टॉप। यह क्वथन का क्या हो गया, विपरीत प्रक्रम है। यह क्वथन का विपरीत ठीक है, आवाज आ रहा है। यह किसका लिखवा है, क्वथन का विपरीत प्रक्रम है। और चौथे नंबर पे लिखो हिमीकरण। हिमीकरण क्या हो जाएगा, शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करना, शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करना। ये किसका विपरीत हो जाएगा, हिमकरण जो है किसका विपरीत है, क्वथनांक का, गलन, गलन का ना, हाँ गलनांक मतलब गलन का होगा ना। गलनांक तो वह तापमान है जिस पे गलता है, और प्रोसेस को तो हम लोग गलन बोलते हैं ना, तो गलन का उल्टा हो जाएगा हिमीकरण। तो यह गलन का विपरीत है। अरे भाई लिक्विड जो है वो आइस बन रहा है, मान लो पानी जो है आइस बन रहा है उसको हिमीकरण बोल रहे हैं, अब आइस जो है अगर पानी बन रहा है उसको गलन बोल रहे थे, तो गलन का उल्टा हो गया ना। यह गलन का विपरीत प्रक्रम है। ठीक है, अब बताओ हम लोग जो है बर्फ का जो गलनांक बोले थे वो कितना बोले थे, 0 डिग्री सी, और पानी का जो है वो हिमीकरण कितना हो जाता है, गलनांक और क्वथनांक नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे सुनो, पानी का जो है, बर्फ जो है वो पानी में 0 डिग्री सी पे बन जाता है, तो पानी बर्फ में कितने टेम्परेचर पे बनता है, उल्टा बोल रहे हैं, मतलब पानी जो है, बर्फ जो है, आइस जो है वो वाटर में बनता है कितने पे, 0 डिग्री सी पे। अब हम पूछ रहे हैं वाटर जो है यानी पानी जो है वो आइस कितने टेम्परेचर पे बनता है। यह तुम्हारा गलन हो गया है ना, और यह तुम्हारा हो गया हिमीकरण। तो गलन जो है वो 0 डिग्री सी है, और हिमीकरण कितना हो जाएगा पानी का, ये भी 0 डिग्री सी ही होता है, दोनों 0 डिग्री सी होता है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा, वेरी गुड विभा,
पहले 0 डिग्री सी लिखी हुई थी तुम। वैसे ही पानी जो है वो वेपर यानी गैस में बनता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्वथन बोल रहे थे। और क्वथनांक कितना बोल रहे थे, 100 डिग्री सी। और गैस जो है वो पानी में बनता है, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, संघनन बोल रहे थे या द्रवन। गैस को पानी में बनने को हम संघनन नहीं बोल रहे थे। तो कितने टेम्परेचर पे गैस जो है, वेपर जो है वो पानी कितने टेम्परेचर पे बनेगा, वो भी 100 डिग्री सी पे बनेगा। तो थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है कि भाई पानी है तो वो बर्फ बन जा रहा है 0 डिग्री सी पे, अब बर्फ है तो वो पानी बन जा रहा है 0 डिग्री सी पे। दोनों सेम तापमान पे जो है, कभी पानी बन रहा है कभी बर्फ बन रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कि उष्मा देंगे तो तापमान बढ़ेगा। हम यही बोले थे ना, उष्मा देकर, जो डेफिनेशन गलन का क्या लिखा है, उष्मा देकर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने को गलन बोलते हैं। और हिमीकरण का क्या लिखा है, उष्मा छीन कर, मतलब ठंडा करके, शीतलन करके उसको ठोस अवस्था से, सॉरी द्रव अवस्था से वापस ठोस अवस्था में लाने को हम लोग हिमीकरण बोले थे। गलन जो बोल रहे थे हम लोग, उष्मा देकर ठोस को द्रव में ला रहे थे। और उसका ठीक उल्टा हम लोग हिमीकरण बोले कि द्रव से उष्मा लेकर, मतलब उसका शीतलन करके उसको ठोस अवस्था में लाने को हम लोग हिमीकरण बोले थे। तो भाई उष्मा दे भी रहे हैं ले भी रहे हैं, लेकिन तापमान तो उधर ही है। अच्छा, बेसिक ये है कि किसी भी चीज में हम लोग जो तापमान का पढ़े थे, उष्मा देंगे तो उसका तापमान क्या होगा, किसी भी चीज में उष्मा देंगे तो उसका तापमान क्या होना चाहिए, बढ़ेगा ना। तुमको अगर गर्मी डालेंगे, सर पे धूप में निकलते हो, सर पे धूप लगता है तो क्या होता है, सर गर्मा जाता है ना, मतलब तापमान बढ़ जाता है। तो उष्मा देने पे तापमान बढ़ना चाहिए और उष्मा लेने पे घटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज 0 डिग्री सी और यहाँ पे दोनों चीज 100 डिग्री सी, ऐसा क्यों हो रहा है। जनरल केस में उष्मा देने पे तापमान बढ़ना चाहिए, है ना, और उष्मा लेने पे तापमान घटना चाहिए, यही होता है ना नॉर्मली। लेकिन यहां ऐसा क्यों है, ये दोनों जो है ये इसीलिए है कि इसको गुप्त उष्मा बोलते हैं। वैसा उष्मा जिसको देने से तापमान बढ़ेगा नहीं, सिर्फ उसकी अवस्था में बदलाव आएगा, वैसा उष्मा। जैसे नॉर्मली उष्मा कोई भी चीज देंगे, मान लो 98 डिग्री 98 डिग्री सी पे कोई चीज है, ठीक है, उस पर थोड़ा उष्मा देंगे तो ये क्या होगा, इससे तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, 99 डिग्री सी हो जाएगा। या और ज्यादा तापमान देंगे तो 100 डिग्री सी हो जाएगा, और देंगे तो वैसे बढ़ते जाएगा। या उष्मा इसमें से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। 96, कभी बुखार पड़ता है, मान लो 100 डिग्री सी टेम्परेचर हो जाता है मेरा, तो क्या होता है, मम्मी लोग क्या देती हैं, या घर पे जो भी बड़े हैं, ठंडा पट्टी देते हैं, गर्म नहीं ठंडा पट्टी देते हैं ना रुमाल का। क्यों, कि वो ठंडा चीज जो है मेरे सर से जो है उष्मा खींच लेगा तो मेरे शरीर का तापमान जो है वो घट जाएगा। मतलब उष्मा देने से तापमान बढ़ता है और उष्मा खींचने से तापमान घटता है। लेकिन गुप्त उष्मा एक ऐसा उष्मा है जिसको देने से जो है तुम्हारा तापमान में वृद्धि नहीं होता है, बल्कि अवस्था में परिवर्तित होता है। मतलब अगर हम बर्फ को या किसी ठोस को अगर हम गुप्त उष्मा देंगे तो उसका तापमान जो है वो 0 ही रहेगा, लेकिन वो अपना अवस्था बदल के क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा। वैसे ही द्रव को ऐसे स्टेट पे अगर उसके हम क्वथनांक पे जब उसको हम उष्मा देंगे तो द्रव का तापमान नहीं बढ़ेगा, वो अपना क्या बदल देगा, अवस्था बदल के वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। इसी पे उल्टा आ जाओ, अगर गैस है 100 डिग्री सी पे, उस समय अगर हम उससे उष्मा लेंगे तो क्या होगा, वो अपना अवस्था जो है वो उसका तापमान 100 डिग्री सी ही रहेगा, वो घटेगा नहीं। उष्मा लेने से वापस खींच रहे हैं उसमें से उष्मा, तो उष्मा तापमान जो है उसको ठंडा कर रहे हैं, तो उष्मा 100 डिग्री सी ही रहेगा। लेकिन वो क्या हो जाएगा, अपना स्टेट बदल के क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा तुम्हारा द्रव में। वैसे ही द्रव जो है, मान लो 0 डिग्री सी पे द्रव है, 0 डिग्री सी पे मान लो पानी है, तो इसमें से फिर से उष्मा अगर हम लेंगे, दे नहीं रहे, इसमें से उष्मा खींच रहे हैं, मतलब इसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसको तापमान घटना चाहिए था, नहीं घट के ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सी पे ही ये अपना अवस्था बदल देगा, द्रव से ये बन जाएगा ठोस बन जाएगा। बात समझ में है। तो वैसा उष्मा जिसमें अवस्था बदलता है, ना कि तापमान बढ़ता या घटता है, वैसे उष्मा को हम लोग गुप्त उष्मा बोलते हैं। और इसी गुप्त उष्मा के कारण जो होता है, पानी का जो है वो बर्फ का जो है गलनांक जो होता है वो भी 0 डिग्री सी है, और पानी का जो है बर्फ बनना यानी हिमीकरण जो है वो भी तुम्हारा 0 डिग्री सी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
द्रव का हिमांक, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द्रव का हिमांक वही होता है, द्रव का हिमांक वही होता है जो ठोस रूप का गलनांक होता है। जो ठोस रूप का गलनांक होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब हिमांक और गलनांक जो है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। जैसे बर्फ और पानी के लिए कितना है हिमांक और गलनांक, 0 डिग्री सी। तो एग्जाम्पल लिख लो फुल स्टॉप के बाद, जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी है, जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी है, इसलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सी है। इसलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? जो गलनांक होगा किसी भी चीज का वही उसका हिमांक हो जाएगा। जैसे मोम का गलनांक कितना लिखवाए थे हम, 63 डिग्री से लिखवाए थे। मतलब क्या हुआ कि मोमबत्ती जो है 63 डिग्री पे वो पिघल के क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो उसका जो है तुम्हारा हिमांक क्या हो जाएगा पिघले हुए मोम का, 63 डिग्री होगा। समझ गए? लोहा का जैसे हम 1535 डिग्री लिखवाए थे कि 1535 पे लोहा पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, मतलब ठोस अवस्था से द्रव बन जाएगा। तो 1535 पे ही वो ठोस भी बन सकता है हिमांक, अगर उसमें से उष्मा ले लेंगे। तो उष्मा लेंगे तो उसका तापमान नहीं घट के उसका अवस्था वापस से ठोस में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो गुप्त उष्मा। जो ये उष्मा ले और दे रहे हैं जिससे अवस्था बदलता है उसको हम लोग गुप्त उष्मा बोलते हैं, तो वही लिखवा रहे हैं गुप्त उष्मा। इसमें लिखो सामान्यतः जब किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है, सामान्यतः जब किसी पदार्थ को उष्मा दी जाती है, कॉमा, तो उसके ताप में, तो उसके ताप में क्या होगा, वृद्धि होगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। फुल स्टॉप। हालांकि पदार्थ की भौतिकी अवस्था, हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जब उष्मा दी जाती है, जब उष्मा दी जाती है, तो पदार्थ के ताप में, तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। बात समझ में आया कि अगर ऐसे जो है हम उष्मा देंगे तो उसका जो है तापमान जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर अवस्था बदल रहे हैं, भौतिक अवस्था बदल रहे हैं, भौतिक अवस्था मतलब सॉलिड से लिक्विड यानी ठोस से द्रव ले जा रहे हैं या द्रव से ठोस ले जा रहे हैं या द्रव से गैस ले जा रहे हैं, भौतिक अवस्था का जब परिवर्तन हो रहा है, अगर उष्मा दे रहे हैं तो भौतिक अवस्था जैसे ठोस द्रव में बनेगा और द्रव जो है वो गैस में बनेगा। अगर वो हो रहा है तो उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगा। फुल स्टॉप। अतः पदार्थ की अवस्था
अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा कॉमा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बात समझ में आ रहा है कि पदार्थ का अगर अवस्था बदल रहे हैं तब ऊष्मा जो दे रहे हैं उससे तापमान में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और नाम से भी समझ में आ रहा है कि गुप्त मतलब क्या हुआ, छुपा हुआ, क्योंकि नॉर्मल सेंस में हम ऊष्मा देंगे तो उसका तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां ऊष्मा दे रहे हो तो दिख ही नहीं रहा है हमको, तापमान तो वही रह जा रहा है, छुपा हुआ ऊष्मा, वो सिर्फ अवस्था बदल दे रहा है, इसीलिए इसको गुप्त भी बोलते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा ना कि इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा, इंग्लिश में इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होगा, दो प्रकार का ही होगा ना, एक तो क्या, ठोस को द्रव में बदलने के लिए, तीन ही टोटल अवस्था तुम्हारा तीन ही होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो एक तो यहां वाला होगा और एक तो यहां वाला होगा, उल्टा तो वही चीज हो जाएगा ना कि लेना, तो उस एक यहां से यहां जाने वाला होगा और एक यहां से यहां जाने वाला होगा, तो दो प्रकार का होगा। तो पहला वाला जो प्रकार है, अब तुम बोलोगे सर पीछे भी आने का होता है, तो पीछे वही चीज हो गया, उसी चीज को पीछे ले लेंगे, उतना ही ऊष्मा अगर ले लेंगे तो उल्टा पीछे चला जाएगा, लेकिन बेसिकली सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो ये दो प्रकार का होगा। तो लिखो गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। गुप्त ऊष्मा का एग्जाम्पल भाप भी है सर, हाँ वेपर है गुप्त ऊष्मा का, जब वो पानी से वेपर बनना है उसको गुप्त ऊष्मा का वो एग्जाम्पल है। और ठीक है, और तुम क्वेश्चन से अगर जा रहे हो कि वो आगे हम लोग आएंगे उस बात पे, ठीक है। नहीं, कपूर का जलना गुप्त ऊष्मा नहीं हुआ, ठीक है, कपूर जो है सॉलिड से डायरेक्ट तुम्हारा गैस में बन रहा है, वो अलग चीज हो गया, वो गुप्त ऊष्मा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट गैस में बदलना वो अलग चीज हो गया, वहां भी गुप्त ऊष्मा जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि वो हो गया कि अवस्था बदल गया, लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनना एक अलग प्रोसेस है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले गुप्त ऊष्मा लिखेंगे, ठीक है, उसको ऊर्ध ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है, वो आगे लिखवाएंगे, आगे आगे मत पढ़ो, पहले लिखो। दो गुप्त ऊष्मा के दो प्रकार होती है, पहला हो गया संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरा हो गया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो पहले में लिखो, ठोस को द्रव अवस्था में ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा आवश्यक ऊष्मा संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया
कि अगर ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में ले जाने के लिए जो छुपा हुआ ऊष्मा, जो गुप्त ऊष्मा देते हैं, उसको हम लोग संगलन की गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में एग्जांपल लिखो, बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। और इसका वैल्यू कैलोरी पर ग्राम में 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है, मतलब 1 केजी बर्फ पे अगर इतना गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा दोगे तो 1 केजी बर्फ जो है 0 डिग्री सी पे, अगर 1 केजी बर्फ है तो वो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री सी पे 1 केजी पानी बन जाएगा। फिर से समझे इस बात को? इसका क्या मतलब हुआ, ये गुप्त ऊष्मा है बर्फ का, मतलब इतना गुप्त ऊष्मा, मतलब 3.34 इंटू 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा, अगर ऊष्मा इतना ऊष्मा अगर 1 किलोग्राम बर्फ को देंगे तो वो 0 डिग्री सी पे, तो वो कितना पे पानी बन जाएगा, 0 डिग्री सी का वो पानी बन जाएगा। वैसे ही 80 कैलोरी हीट, 80 कैलोरी ऊष्मा अगर 1 ग्राम बर्फ पे डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा 0 डिग्री सी पे। ठीक है, ग्राम थोड़ा बदल जाएगा, बर्फ से पानी में बदलने पे वेट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर 1 ग्राम बर्फ जो है, 1 ग्राम आइस पे हम 80 कैलोरी ऊष्मा देंगे, कितने पे, ये 0 डिग्री सी पे अगर बर्फ है तो वो 0 डिग्री सी का क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाले पे लिखो, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा कॉमा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। फुल स्टॉप। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये 22.5 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम और कैलोरी में 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अब तुम लोग बताओ
कि तुम्हारा 100 डिग्री सी पर वेपर है, पानी का वेपर, हाफ जो होता है पानी का वो है, और 100 डिग्री सी पर खौलता पानी है, ठीक है, वाटर है, पानी है खौलता हुआ 100 डिग्री सी पे, और वेपर जो है, भाप जो है वो भी 100 डिग्री सी पे। ज्यादा जलन तुम्हारे हाथ में कौन करेगा, या दोनों बराबर जलन करेगा? भाप का क्वेश्चन, वेरी गुड, भाप वेपर, ठीक है, वेपर ज्यादा जलन करेगा। क्यों ज्यादा जलन करेगा वेपर? उसका ताप तो 100 ही डिग्री सी है, दोनों का 100 है, ताप ज्यादा कहाँ है? ताप तो दोनों का बराबर है। इसमें उष्मा, इसमें जो है उष्मा ज्यादा है वेपर में, तुम सोच सही रही थी, वर्ड गलती है उसकी। ताप तो 100 ही डिग्री सी है, लेकिन उष्मा जो है वेपर का जो है वो क्या है, भाप का ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, गुप्त उष्मा भी तो है। दोनों का तापमान 100 डिग्री सी है, लेकिन उस इसके अंदर इतना गुप्त उष्मा, अगर 1 kg है तो इतना गुप्त उष्मा उसमें ज्यादा है, तो ज्यादा जिसमें उष्मा होगा उससे ज्यादा जलन होगा ना। इसीलिए 100 डिग्री सी भाप और 100 डिग्री सी पानी में तुम्हारा ज्यादा जलन जो है 100 डिग्री सी भाप करेगा, क्योंकि उसमें उष्मा ज्यादा है। जलन तो तुम्हारे उष्मा के कारण होता है ना, जिसमें ज्यादा उष्मा होगा उससे ज्यादा जलेगा, जिसमें ज्यादा हीट होगा, जिसमें ज्यादा उष्मा होगा उससे ज्यादा जलेगा ना। तो इसमें दोनों का तापमान बराबर है, लेकिन उष्मा जो है इसमें ज्यादा है। 100 डिग्री सी का पानी जब गुप्त उष्मा लिया तब ना वो 100 डिग्री सी के भाप में बना, मतलब उष्मा लिया, ये उष्मा लिया तब ये बना, मतलब इसमें उष्मा जो है वो ज्यादा है, तापमान उतना ही है लेकिन गुप्त उष्मा है उसमें। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही 0 डिग्री सी का पानी है और 0 डिग्री सी का बर्फ है, ठंडा ज्यादा कौन करेगा? बर्फ ज्यादा ठंडा करेगा, क्योंकि बर्फ जो है वो गुप्त उष्मा लेके वो पानी बदलेगा, मतलब गुप्त उष्मा लेगा तो वो चीज ठंडा करते जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे ना कोल्ड ड्रिंक्स पहले जमाने में, अब तो फ्रिज है ना, पहले जो अभी भी कोई छोटे गांवों में जाओगे तो एक बक्सा रहता है थर्मोकॉल कॉल का, उसमें बर्फ रखा रहता है और उसी में कोल्ड ड्रिंक्स रहता है, ठीक है। तो वो कैसे ठंडा करता है, बर्फ जो है वो गुप्त उष्मा जो है उसमें से उष्मा ले लेता है, मतलब अब उसके लिए तो गुप्त उष्मा हो गया, वो गुप्त उष्मा लेके वो पानी बन जाता है और जिस चीज को वो ठंडा कर देता है। मान लो ये बर्फ है, इसमें हम सटे हुए हैं, तो ये मेरे हाथ से उष्मा ले रहा है और लेके ये पानी में बदल रहा है, और इसके लिए ये गुप्त उष्मा है। बात समझ रहे हो? तो 0 डिग्री सी का पानी जो है वो तो गुप्त उष्मा नहीं ले रहा है, 0 डिग्री सी का जो बर्फ है वो ज्यादा उष्मा ले रहा है तुमको ठंडा करने के लिए, इसलिए बर्फ जो है वो जल्दी ठंडा करता है जल के वो। तो इसमें 2 पॉइंट लिख लो। पदार्थ के शीतलन के लिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लेना, पदार्थ के शीतलन के लिए आइस, वेरी गुड, गुप्त उष्मा, वेरी गुड किरण, प्रकाश, ठीक है, विजय, रुदल, पूजा साहनी, नीतीश, पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सी पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सी पर बर्फ, 0 डिग्री सी जल पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सी पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। क्यों होता है इसका रीजन हम नहीं लिखवा रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि बर्फ जो है वो उसमें गुप्त उष्मा लेके वो ज्यादा ठंडा कर लेगा, और पानी तो ऑलरेडी 0 डिग्री सी पे वो गुप्त उष्मा नहीं लेगा, वो भी उष्मा लेगा, लेकिन बर्फ जो है वो ज्यादा उष्मा ले लेगा ना, वो अपना गुप्त उष्मा भी लेगा, ठीक है। तो वो ज्यादा उष्मा लेके, गुप्त उष्मा लेके वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा पहले तो। उसी तरीके से इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, उबलते हुए जल की अपेक्षा उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना, भाप द्वारा जलना अत्यधिक असहनीय, अत्यधिक असहनीय होता है
क्योंकि क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है, रूप में अधिक ऊष्मा होती है। एक पॉइंट और लिख लो, अगर किसी जल का ताप अगर किसी जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाना हो, अगर किसी जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाना हो तो उसमें 1 ग्राम लिख लेना, सॉरी, अगर किसी 1 ग्राम जल का ताप, जहां जल लिखे हो ना वहां 1 ग्राम लिख लेना, अगर किसी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी से बढ़ाना हो तो उसमें 1 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ता है, तो उसमें 1 कैलोरी ऊष्मा देना पड़ता है। बात समझ रहे हो? 1 ग्राम पानी का अगर तुम 1 डिग्री सी तापमान बढ़ाना चाहोगे तो उसमें 1 ग्राम ऊष्मा देना। अगर हम बोल रहे हैं 1 ग्राम पानी है और उसको 10 डिग्री सी पे ले आना है, वो 0 डिग्री सी पे पानी है और उसको 10 डिग्री सी पे ले आना है, तो कितना कैलोरी देना पड़ेगा उसमें? 10 कैलोरी देना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी तापक्रम से 0 डिग्री सी तापक्रम से, वेरी गुड पूजा, वाष्प में 100 डिग्री सी तापक्रम तक, वाष्प में 100 डिग्री सी तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन समझ रहे हो? 0 डिग्री सी बर्फ है, उसको 100 डिग्री सी वेपर पे ले जाना है, 1 ग्राम है, तो उसको कितना कैलोरी हीट चाहिए होगा, ऊष्मा कितना? तो ठीक है, और कोई आंसर? ठीक से सोचो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। तो गलत आंसर है 101। चलो और बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन? 0 डिग्री सी पे बर्फ है और उसको 100 डिग्री सी वेपर पे ले जाना है, 101 भी गलत है। ठीक है, तो कितना ऊष्मा, कितना कैलोरी ऊष्मा देंगे उसमें? 0 डिग्री सी पे 1 ग्राम बर्फ है, 1 ग्राम आइस है, बर्फ है 0 डिग्री सी पे, उसको कितने पे ले जाना है हमको? 100 डिग्री सी का वेपर बनाना है, तो कितना कैलोरी ऊष्मा देना पड़ेगा उसमें? यही मेरा क्वेश्चन है, सिंपल।
तो 100 बोले, 101 पता नहीं कैसे आए हो तुम लोग। 101 तो किसी एंगल से आ भी नहीं रहा। 100 तो हम समझ रहे हैं कि क्या गलती कर रहे हो, 101 कहां से ला रहे हो, तो हमको गलती भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, 100 डिग्री सी गलत है, 73 गलत है रुदल कुमार, 273 भी गलत है रुदल कुमार। ठीक है, एक स्टूडेंट अभी तक सही आंसर दिया है, रिपीट मत करो, हम समझ गए। हम बोल देंगे तो सब लोग वही कॉपी करने लगेगा। एक स्टूडेंट सही दिया है, 640 क्लोज इनफ। एक चीज और मिस कर रहे हो तुम, एक चीज और मिस कर रहे हो। 640 तो सही सोच रहे हो तुम, सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, लेकिन क्लोज इनफ है। एक चीज और मिस कर रहे हो तुम, एक चीज तुम कंसीडर की हो, लेकिन एक चीज तुम मिस कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आंसर पूजा साहनी दी थी, वेरी गुड पूजा साहनी, 70-20। अब तो सब लोग देख के दे रहा है या पता नहीं सॉल्व करके दे रहा है, रुदल कुमार, नीतीश, लेकिन पूजा साहनी सबसे पहले दो दो बार आंसर दिए। आंसर हो जाएगा 720 कैलोरी। तुम समझे क्या गलती किए थे? 80 छूट गया था तुम्हारा, 540 तो ले लिए थे लेकिन 80 छोड़ दिए थे। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग। 1 ग्राम बर्फ है, इसको 1 ग्राम पहले पानी में बनाएंगे, इसको पहले वाटर बनाएंगे ना। 0 डिग्री सी पे बर्फ है, तो इसको 0 डिग्री सी वाटर बनाने पे कितना उष्मा देना पड़ेगा? 0 डिग्री सी पे 1 ग्राम बर्फ है, इसको 1 ग्राम पानी बनाने के लिए, 0 डिग्री सी का पानी बनाने के लिए कितना कैलोरी उष्मा देना पड़ेगा? इसमें क्या देना पड़ेगा, कौन सा उष्मा देना पड़ेगा? बर्फ को पानी बनाने के लिए गुप्त उष्मा देना पड़ेगा। कितना? 80 कैलोरी। अभी पढ़े हैं ना हम लोग, यहां पे पढ़े थे ना, 80 कैलोरी। 1 ग्राम बर्फ को अगर 0 डिग्री सी पे है, अगर उसको पानी बनाना है तो उसमें 80 कैलोरी उष्मा देना पड़ता है। तो 80 कैलोरी उष्मा दिए तो वो कितने पे बन गया? जो बर्फ था 0 डिग्री सी पे, वो पानी बन गया 0 डिग्री सी का 80 कैलोरी देने पे। अब इस 0 डिग्री से पानी को 100 डिग्री सी का पानी बनाएंगे तो कितना उष्मा देना पड़ेगा? इसमें कितना देना पड़ेगा? 540 कैसे देना पड़ेगा? 0 डिग्री सी का पानी है, वो 100 डिग्री सी का पानी ही है, गुप्त उष्मा का तो कोई बात ही नहीं है। तो कितना? 100 देना पड़ेगा। अभी तुरंत हम लिखवाएं, 1 ग्राम को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी देना पड़ता है, तो यहाँ पे 100 कैलोरी देना पड़ेगा। अब इसको 100 डिग्री सी का पानी है, इसको 100 डिग्री सी का वेपर बनाने के लिए 540 देना पड़ेगा। तो 80 प्लस 100 प्लस 540, 720 हो गया। तुम यहाँ पे 100 और 540, 640 बोले थे, ये 80 छोड़ दिए थे। बर्फ को पहले पानी बनाओगे तब ना, बर्फ पानी से 100 पे ले जाओगे और उसको वेपर ले जाओगे। तो यहाँ का 80, वही हम बोल रहे थे कि तुम क्लोज इनफ हो, एक चीज छोड़ रहे हो बस। तो 80, यहाँ का 100 और यहाँ का 540, तो मिला के हो गया तुम्हारा 720। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 720 कैलोरी। समझ में आया? पहले पानी को, बर्फ को पानी बना रहे हैं तो गुप्त उष्मा ले रहे हैं। 0 डिग्री सी बर्फ को 0 डिग्री सी पानी बनाने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। 1 ग्राम है, 1 ग्राम तो पहले ही फिक्स है। अब 0 डिग्री सी का पानी को 100 डिग्री सी का पानी के लिए नॉर्मल उष्मा जो है तुम्हारा 100 कैलोरी चाहिए। और अब फिर से 100 डिग्री सी का पानी को 100 डिग्री सी वेपर बनाने के लिए यहाँ पे फिर से अवस्था बदल रहा है, तो फिर से यहाँ पे गुप्त उष्मा चाहिए। गुप्त उष्मा जब जब अवस्था बदलेगा हमको चाहिए होगा ना। यहाँ पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा था, इसलिए 80 कैलोरी गुप्त उष्मा आया। यहां द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जा रहा था, इसलिए 540 कैलोरी बना। और ये लिखवा चुके हम लोग कितना हुआ है गुप्त उष्मा, इसका कितना है, और दोनों का बता चुके हम लोग, संगलन का और वाष्पन का। 80 और 540, यहां कैलोरी में बात हो रहा है तो कैलोरी में हमको लेना है। ठीक है, ये कर लो, ये लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, उर्ध्वर पातन। उर्ध्वर पातन,
क्या बोलते हो? ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हम इंग्लिश में पढ़े, हम इसको सब्लिमेशन पढ़े हुए हैं, इसलिए हिंदी में ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है कभी कभी। ऊर्ध्वपातन ये लिख दिए ना यहाँ पे। भाई जो तुम बोल रही थी, जैसे तुम्हारा कैम्फर में होता है, गर्म करने से ठोस जो है वो लिक्विड में नहीं जाके, मतलब तुम्हारा द्रव में नहीं जाके सीधा वाष्प में यानी गैस में बन जाए, उसको हम लोग ये बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। गर्म करने से, इसमें लिखो, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधा वाष्प में गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधा वाष्प में, और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में, और ठंडा करने पर वाष्प का सीधा ठोस में परिवर्तित परिवर्तन परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कॉमा आयोडीन कॉमा कपूर कॉमा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन समझते हो ना, वो जो कपड़ा में हम लोग डाल देते हैं, छोटे छोटे नेफ्थलीन बॉल नहीं डालते हम लोग कपड़ा में कि कपड़ा खराब नहीं हो, व्हाइट व्हाइट रहता है। हाँ, कि साड़ी वाड़ी में लेके लेडीज लोग ज्यादा डालती हैं उस चीज को, साड़ी बहुत बहुत दिन पे जो पहनते हैं, सिल्क का साड़ी, बनारसी साड़ी, उस सब में डाल के रख देते हैं, या साइड वाइड में कोना में भी घर के उसमें डाल देते हैं ये सब, ठीक है, व्हाइट कलर, हाँ सही बोलो। नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा वाष्पन यानी इवेपोरेशन। वाष्पन यानी इवापोरेशन। देखो हम लोग क्वथन अभी जस्ट पढ़े थे थोड़ी देर पहले, क्वथन क्या बोल रहे थे कि द्रव का किसमें बदलना, अभी गैस में बदलना को हम लोग क्वथन बोल रहे थे, वो अपने क्वथनांक पे, मतलब जैसे 100 डिग्री सी पे जो है वो पानी जो है वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। लेकिन पानी क्या सिर्फ 100 ही डिग्री सी पे वेपर बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। पानी जो है गैस में जो है वो खाली 100 पे ही बनता है, अपने क्वथनांक पे ही बनता है, क्वथनांक के नीचे टेम्परेचर पे नहीं बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, पहले ये बताओ तुम। कपड़ा घर में सुखाए हो, भींगा हुआ कपड़ा, कपड़ा से क्या होता है, पानी रहता है कपड़ा में, उसको सूखने डालते हो छत पे, वो पानी क्या बन जाता है, गैस में बन जाता है, तब ना तुम्हारा कपड़ा सूख जाता है। और बाहर का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सी हुआ है आज तक? पॉसिबल है 100 डिग्री सी? अगर पॉसिबल हो सकता है कभी हो जाए तो हम लोग नहीं रहेंगे, फिर इंसान खत्म हो जाएगा। 100 डिग्री सी पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर सूर्य जो है 100 डिग्री सी का टेम्परेचर यहाँ भेजने लगेगा तो 100 यहाँ 40 डिग्री सी पे सबको हालत खराब हो जाता है, मतलब मुंह से निकलना नानी याद आ जाती है सबको। तो 100 डिग्री सी जो है सब इंसान नहीं रह पाएगा। तो भाई वही 40, अभी तो टेम्परेचर 30 है, ठंडी के मौसम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है मान लो, या 20 डिग्री सी पे टेम्परेचर है अभी मान लो दिन में, या 20-30 डिग्री सी के बीच में, तब भी तुम्हारा कपड़ा सूख जाता है। सूख जाता है मतलब क्या होता है तुम्हारा, हाँ टाइम लगता है लेकिन सूख जाता है ना। 40 डिग्री सी पे 30 पे जल्दी सूख जाता है, 30 डिग्री सी पे रहेगा धूप पर पड़ाया हुआ एकदम
तो सूख जाता है, मतलब सूख जाता है मतलब क्या होता है, उसमें से पानी उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है। मतलब 100 डिग्री सी पे क्वथनांक तक तो नहीं जाना जरूरी है, क्वथनांक के पहले भी उड़ता है। तुम्हारा लेक जो है, तुम्हारा जो सूखता है, जो तुम्हारा तालाब है, तालाब नदी, बचपन में एक साइकिल पढ़े थे हम लोग, वाटर साइकिल, कि तालाब से पानी बादल में जाता है, बादल से नदी में जाता है, नदी में बारिश होता है, बारिश से नदी में जाता है, जमीन के अंदर जाता है, जमीन से हम लोग पानी निकालते हैं, ऐसे करके एक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल करके पढ़े थे हम लोग। तो भाई जो वो वाष्प बन रहा है वो क्वथनांक पे तो नहीं बन रहा है, तो उसी को हम लोग वाष्पन या इवेपोरेशन बोलते हैं, कि द्रव का जो है गैस में परिवर्तित होना अपने क्वथनांक के नीचे। अगर क्वथनांक पे हो रहा है तब तो उसको क्वथन बोल देंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि द्रव का गैस में बदलना क्वथन होता है किस पे, क्वथनांक पे। लेकिन अगर क्वथनांक के कम टेम्परेचर, क्वथनांक से कम तापमान पे अगर वो गैस में बन रहा है तो उसी को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि हमारे डेली जितने भी जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ है आसपास में, हर जगह वाष्पन होता रहता है, तो इसीलिए इसको अलग से पढ़ाया गया। ठीक है, तो इसमें लिख लो, अपने क्वथनांक के नीचे ही अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में, किसी द्रव के वाष्प में अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। किसी द्रव का वाष्पन, किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है, कमरे के ताप पर भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो, कपड़े का सूखना, कपड़े का सूखना, कॉमा, पोखरों का जल का वाष्पन, पोखरों का जल का वाष्पन। ठीक है, अब तुम लोग बताओ, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्पन का दर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और सबसे मैक्सिमम वो कितने तापमान पे होगा? अपने 100 डिग्री सी पे होगा पानी का। तो वो क्या है, पानी के लिए वो 100 है, किसी और के लिए वो कुछ और होगा। वो वर्ड क्या है जिसके लिए, जिस पे हो रहा है वो? वेरी गुड पूजा, क्वथनांक। 100 डिग्री सी सही बोले थे। मैक्सिमम जो वाष्पन होगा वो कितने तापमान पे होगा? वो उस जो भी उस चीज का क्वथनांक है। जैसे पानी के लिए क्वथनांक 100 है, तो इसीलिए उसका मैक्सिमम वाष्पन, सबसे ज्यादा वाष्पन उसका 100 डिग्री सी पे होगा। अभी हम लोग देखे थे ना कि 20 डिग्री सी पे तुम बोली कपड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सूखने में, और जब गर्मी में 30 डिग्री सी या 40 डिग्री सी है, मतलब जाड़ा में मान लो 10 डिग्री सी है और गर्मी में 40 डिग्री सी है, तो 40 पे जो है जल्दी कपड़ा सूखेगा और 10 पे जो है बहुत बहुत धीरे सूखेगा। तुम ही बोली हो, तो धीरे सूखेगा मतलब क्या होगा? 10 डिग्री सी पे जो है वो क्या है, वाष्पन जो है वो कम हो रहा है, और 40 पे जो है वाष्पन ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे वाष्पन जो है वो
बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा वाष्पन किसको होगा, अपने क्वथनांक पे। जैसे जल के लिए वो 100 डिग्री सी है, किसी और चीज के लिए उसका क्वथनांक जो भी होगा उस पे वो अपने मैक्सिमम रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख देना। द्रव का ताप बढ़ने पर द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। वाष्पन के दर में वृद्धि होती है। किसी द्रव के वाष्पन की दर किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। अच्छा अब तुम बताओ, कभी कभी पसीना वाला मौसम बहुत हो जाता है, एकदम मन अकच्छ लगने लगता है, पसीना पसीना, क्या बोलते हैं वो, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जब होता है ज्यादा होता है तब पसीना पसीना चलने लगता है। एक तो सूखा गर्मी पड़ता है और एक पसीना वाला गर्मी पड़ता है। एक गर्मी पड़ता है मतलब बेहोश हो जाएंगे, लू चल रहा है, लू में पसीना नहीं चलता है, ठीक है, लू में आदमी बेहोश हो जाता है, जान चल मतलब लू से कितने लोग का बिहार में जान भी चला जाता है। लेकिन एक गर्मी ऐसा होता है जो मन कचकच करने लगता है, एकदम पसीना पसीना। वो क्यों होता है, हवा में जो है पानी का मात्रा ज्यादा होता है, जिसको हम लोग आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होगा तो वाष्पन का दर क्या होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगा यानी आर्द्रता अगर कम होगा तो तुम्हारा वाष्पन क्या होगा। अगर हवा में जो है पानी की मात्रा ज्यादा है, मतलब हवा में जो है आर्द्रता जो है वो ज्यादा है, तो वाष्पन का दर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हवा का पानी लेने की क्षमता कम हो जाएगी, ऑलरेडी उसमें पानी बहुत है। और हवा में अगर जो है तुम्हारा आर्द्रता कम है तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, कि पानी लेने की क्षमता, रेसिप्रोकल, वेरी गुड, ठीक है, हाई, वेरी गुड, रेसिप्रोकल, राहुल रंजन, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें लिख लो एक पॉइंट और, वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर उच्च होती है। तो वाष्पन की दर उच्च होती है। और जल अत्यंत शीघ्र और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है। वाष्पित होता है। कॉमा वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उल्टा, इसको हम लोग इंग्लिश में वाइस वर्सा बोलते हैं, मतलब कि उल्टा। समझ गया ना बात। अगर आर्द्रता जब है, जब उच्च होगा तो वाष्पन की दर धीमी हो जाएगी, यही बात लिखवाना चाहते। चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लास खत्म कर रहे हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।